स्वागत है साथियों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के बारे में। इसमें 16 महाजनपद और बुद्ध के समय में जो 10 गणतंत्र थे उनके बारे में जाना था। आइए इस बुक में आगे जो है डिस्कस करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मैंने आपसे कल कहा था कि जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। तो मगध का उत्कर्ष होता है, उसके कई कारण भी मैंने बताए थे। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है पहले वो देख लेते हैं। दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थिति थी। इसके अंतर्गत जो आधुनिक पटना है या गया जिला है वो शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी जो बाद में राजगृह बनी। ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। इसकी जो राजधानी है बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। आपने अभी इसको आगे चल के देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट बनता है कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, इसको लेके जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे और नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र, हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा, प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बाकी पे अपना जो कौशलवत संवंती है इनको अपने में मिला लिया और उससे मैत्री संबंध भी स्थापित किए। तो आइए देखते हैं जो प्रमुख राजवंश थे वो उनका क्या रोल रहा मगध के उत्कर्ष में। तो इसमें सबसे पहला जो वंश आपको मिलेगा हर्यंक वंश। राजा थे बिंबिसार। तो बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की। इनका जो समय है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व है। तो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यंक वंश का काल देख लीजिए 544 से 412 ईसा पूर्व। इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज जो बाद में पाटलिपुत्र उदयन के समय बनती है। तो बिंबिसार इसके प्रथम शक्तिशाली शासक थे। देखिए वास्तविक संस्थापक थे ये। 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनका एक नाम था श्रेणिक। तो जैन साहित्यों में इनको किस नाम से जाना जाता है? श्रेणिक। तो श्रेणिक जैन साहित्यों में बिंबिसार को कहा गया है। ये एक आपका क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है। बिंबिसार की सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने युद्धों के बजाय जो इनकी कूटनीति थी, वैवाहिक कूटनीति, उसके आधार पर, वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो इन्होंने 3 विवाह किए जिसके तहत 3 क्षेत्रों से इनके संबंध अच्छे हुए। तो आप देखेंगे कि इनकी जो प्रथम पत्नी थी महाकोसला देवी, ये कौशल राज की पुत्री थी। तो कौशल से संबंध इनके अच्छे होंगे। ये कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है। इससे हुआ क्या विवाह से? दहेज में काशी प्रांत मिल गया। 1 लाख की वार्षिक आय वाला क्षेत्र था ये। तो कौशल प्रांत से ये निश्चिंत हो गए। ये मगध का एक तरीके से एक अंग बना। दूसरी पत्नी देखा जाए तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना, जिनका आपने अभी देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपके बगल में दिख भी रहा होगा कि जो लिच्छवी का राजा चेटक था, तो चेटक की पुत्री चेलना थी यानी कि छलना। इनका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। तो यहाँ पर उन्हीं का उल्लेख है जिनको हमने देखा था। तो चेलना का विवाह हुआ था। ये वैशाली जो सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था वहाँ की राजकुमारी थी। जो अगले आपको राजा देखने को मिलेंगे इनके पुत्र अजातशत्रु, ये इन्हीं के पुत्र थे। तीसरी पत्नी थी क्षेमा। ये पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो आप देखें तो इन्होंने वैवाहिक संबंधों से, ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जिसने वैवाहिक संबंधों से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, तो बिंबिसार, जिससे उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की। तो वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। पश्चिम उत्तर की ओर इनका विस्तार हुआ। अब इन्होंने विजय भी की। अंग राज्य को इन्होंने जीता। अंग राज्य पर जीत करके अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। अवंती के शासक, अवंती भी महाजनपद आपने पढ़ा है, तो अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत। इनके इलाज के लिए उन्होंने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो इससे क्या हुआ, अवंती से भी इनके संबंध अच्छे हो गए। तो देखिए आप अंग, अवंती, कौशल, लिच्छवी, ठीक है, ये सब इनका जो है संबंध अच्छा हो गया। तो मगध का उत्कर्ष होता है और ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन अंत में होता ये है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु कर देते हैं और 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। देखिए ये एक ऐसा वंश है जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु करते हैं और अजातशत्रु की हत्या
इनके पुत्र उदयन करते हैं। तो यहाँ पर ये शासक क्रम से अपने ही पिता की हत्या करते हैं, इसलिए इसे वंश को, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। आइए अजातशत्रु का काल देखते हैं। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है। अब भाई इन्होंने अगर इनकी हत्या कर दी तो जिनसे संबंध अच्छे रहे होंगे बिंबिसार से, उनका युद्ध होना उनसे तय है। तो कौशल नरेश सबसे पहला युद्ध तो कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, वही वहाँ से वैवाहिक संबंध थे, वो नाराज हुए, उनसे युद्ध हुआ। तो प्रसेनजीत की लेकिन इसमें पराजय हो गई, समझौता हो गया, और प्रसेनजीत ने क्या किया, अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तो आप देखेंगे अजातशत्रु का एक उपनाम जो है कुणिक भी मिलता था, और ये जैन मतानुयायी था। तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था बल्कि जैन मतानुयायी था, इसका उपनाम कुणिक था। अब लिच्छवी जो उनके दूसरे संबंध अच्छे थे बिंबिसार से, इनका लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ। यहाँ पर क्या किया, इसने अपने कूटनीतिक मित्र वत्स्यकार की सहायता से लिच्छवियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसमें उसने 2 हथियारों का प्रयोग किया, रथ मूसल और महाशिला कंटक। फिर बाद में इसने काशी और वैशाली को भी मगध का अंग बनाया। इनके समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। तो इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया और बाद में अपने पुत्र उदयन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक आते हैं उदयन। तो पुराणों जैन ग्रंथ के स्रोत हैं वो बताते हैं कि उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर, आप संगम तट याद रखिए, गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र, जिसका नाम कुसुमपुरा भी मिलता है, नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो पहले राजगृह जो राजधानी थी उस अब कौन सी राजधानी हो गई, पाटलिपुत्र। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कौन बनाता है, राजगृह से कौन ले आता है, तो वो उदयन जो है ले आते हैं पाटलिपुत्र में, उदयन बनाते हैं। ये भी जैन मतानुयायी थे। तो अजातशत्रु भी और उदयन भी जैन मतानुयायी थे। तो हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने इनको पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया, और क्योंकि शिशुनाग था तो शिशुनाग नाम से एक नए वंश की नींव रखी। तो हर्यंक वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। हर्यंक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में इनका जो समय है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इनका जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर एक आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, इसके लिए आप परेशान न हो, इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहते हैं। इन्होंने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और वैशाली को राजधानी बनाया। तो इन्होंने क्या किया, वैशाली को राजधानी बना दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या डिस्कस किया गया है। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जिसका नाम काकवर्ण भी मिलता है दिव्यावदान में, तो उनका शासन आता है। तो कालाशोक का समय है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व, और दिव्यावदान में पुराण में इनका नाम क्या मिलता है, काकवर्ण। अब इन्होंने क्या किया, वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली राजधानी क्या थी मगध की, राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह। बाद में कौन सी होती है, तो आप देखेंगे उदयन उसको पाटलिपुत्र बनाते हैं। जब शिशुनाग वंश आता है तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। अभी क्या होगा कि जब कालाशोक गद्दी पर बैठता है तो कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो अगर थोड़ा इसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। कालाशोक का नाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन वैशाली में हुआ, और ये किसके समय में हुआ, कालाशोक के समय में। इसकी खास बात क्या थी, इसी बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, स्थविर और महासंघिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके के भी, एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कालाशोक का कार्यकाल। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो चूंकि अगर महापद्मनंद ने इनकी हत्या करी है तो इसके बाद आता है नंद वंश। तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो नंद वंश। नंद वंश का समय देखिए 344 ईसा पूर्व से 324 से 23 ईसा पूर्व तक। संस्थापक महापद्मनंद ही होगा।
अब ये जो महापद्मनंद थे इनको लेकर के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, एक तो ये जो इनका जाति वर्ग था वो शूद्र था, ये कई बार अगर पूछा जाए। महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार, ऐसी उपाधियां इन्होंने धारण करी। विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण करी। इनके 8 पुत्र थे। धनानंद भी इनके पुत्र थे जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो धनानंद से इंपॉर्टेंट बात क्या है वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया है। धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम अग्रमीज कहा जाता है यूनानी लेखकों द्वारा। धनानंद जो था वो बहुत लोकप्रिय शासक नहीं था, क्योंकि जनता पर इसने बहुत से कर आरोपित किए थे। इनके दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे, जिनका नाम आप सब बखूबी जानते हैं कि चाणक्य धनानंद के दरबार में आते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर अपमान किया जाता है और वो शपथ लेते हैं कि मैं आपका समूल विनाश करूँगा। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके शिष्य थे, यानी कि गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो जब आगे देखेंगे तो मौर्य वंश में मगध का साम्राज्य भी और चरमोत्कर्ष पे जाएगा। यहीं से मौर्य वंश आपको आगे एक रूपरेखा मिल जाती है। तो मगध के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, तो हमने आपको इसको अभी पहले से डिस्कस कर ही दिया। यहाँ पर 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं राजधानियों को लेकर, थोड़ा उनको देख लेते हैं कि जो दोनों राजधानियाँ थी राजगृह और पाटलिपुत्र, इनकी लोकेशन देख लीजिए। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी तो सुरक्षित थी, 5 पहाड़ियों से। जो पाटलिपुत्र थी गंगा सोन गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, तो एक तरीके का जलदुर्ग बन जाता था। बाकी हमने आपको अभी पिछले डिस्कस ही किया कि कौन कौन से कारण थे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि स्क्रीनशॉट इसका आप लेके रख सकते हैं कि कौन सा वंश, उसका काल क्या कब का था। तो एक तो क्रम हो जाता है हार्यंक, शेषुनाग, नंदवंश। समय देख लेते हैं, तो समय देखिए, जो इसमें हर्यंक वंश है इसके जो प्रमुख राजा हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। फिर आप देखेंगे तो शेषुनाग वंश आता है, इसमें जो प्रमुख राजा हैं शेषुनाग, काकवण यानी कालाशोक। उसके बाद नंद वंश आता है, जिसमें महान पद्मनंद, घनानंद वगैरह इसमें आते हैं। इनका सबका कार्यकाल भी देख ले, 544 से 412 हर्यंक, 412 से 344 शेषुनाग वंश और 344 से 323 ईसा पूर्व तक नंद वंश। तो ये आपका रहा जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का है, इसका चैप्टर एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? मुझे लगता है कि आप सभी इसका आंसर बहुत अच्छे से बड़ी जल्दी टिक करेंगे। इसका आंसर बताइए। मगध होगा, बिल्कुल सही है। पहले का आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी मैंने बताया था कि क्या थी? राजगृह, गिरिब्रज। तो ये आपका हो गया 2 का सी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। बिंबिसार ने किसकी स्थापना की थी? हर्यंक वंश की। तो ये हर्यंक वंश के शासक थे। तो ये हो गया 3 का बी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? तो आपने देखा कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और इसी वजह से उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। तो ये जो थे प्रतिहंता कौन थे? अजातशत्रु। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी। आइए देखते हैं, सुमेलित करने का एक क्वेश्चन है। प्राचीन जनपद राजधानी है इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो कुरु की राजधानी क्या होगी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या होगी? तो देखिए, पांचाल की मैंने आपको बताया था उत्तरी पांचाल का अहिछत्र और दक्षिणी का काम्पिल्य। तो अहिछत्र और काम्पिल्य मैंने आपको दोनों बताए थे। यहाँ पर एक अहिछत्र दिया हुआ है, तो इसको आप मिला देंगे इससे। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो इसको अगर मिला लेंगे तो 5वें का आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कौन सा है 5वें का आंसर। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये 5वें का होगा बी। 4, 3, 1, 2 नंबर आप मैच कर लीजिएगा। मैंने आपको वहाँ पे मैच करा दिया है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बताइए, जीवक को किसने भेजा था? जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। कहाँ? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास। जब वो बीमार हो गए तो उनके इलाज के लिए चंद्रप्रद्योत के पास भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का ए। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अभी मैंने आपको ये पढ़ाते समय ही बताया था कि अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती क्या थी? तो महिष्मती। तो यहाँ पर क्या होगा? उज्जैन। ठीक है, तो इसका उज्जैन का जो सही उत्तर होगा 7 का हो जाएगा बी, अवंतिका।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस देखिए, फिर उत्तर दीजिए। मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? वैशाली के, आपने पढ़ा है कई बार, आंसर टिक करिए, लिच्छवी। गुड। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो अभी ये चैप्टर में डिस्कस नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। अशोक वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ये सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, नहीं, ये 3री शताब्दी के हैं, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और यही पूछा है कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा 9 का डी। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मैंने कहा था कि राजस्थान में एक है विराट, जिसकी राजधानी थी। तो ये मत्स्य महाजनपद जो है आपका कहाँ पर था? राजस्थान में। इसका उत्तर हो जाएगा 10 का बी। 11 देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित हैं। ये कथन एक है। अब दूसरा कथन है, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करता है शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो इसमें दिया है दोनों कथन सत्य हैं, सही भी स्पष्टीकरण है, दोनों कथन सत्य हैं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। कथन 1 सत्य है, 2 सत्य है। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है, द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित हैं, ये तो सही है। लेकिन जो दूसरा वाला है, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित शहरीकरण की इस प्रक्रिया के नैमित्तिक है, तो ये गलत होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 11 का सी। 12 देखते हैं। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन सा सही है? एकदम सही है कि बौद्ध ग्रंथ जो महावस्तु हैं, अंगत्तुर निकाय हैं, उनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथों से भी मिलती है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से पढ़ने में समझ में आया होगा। इसके जो बाकी लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, पढ़ें। आपकी जो क्वेरीज़ हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर लेकर आऊँगा मैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण को लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।